सो हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आइए स्टार्ट करते हैं 29 जून के टॉप 10 जीके और करंट अफेयर्स क्वेश्चन। पहला सवाल देखिएगा। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन लाइसेंस राज वाज अबॉलिश्ड एंड द एलपीजी रिफॉर्म्स वर इंप्लीमेंटेड? तो जो हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, और लाइसेंस राज जो हटा था, मतलब मैं अर्ली 1990s की बात कर रहा हूं, तब हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? एंड द आंसर इज पीवी नरसिम्हा राव। फोटो देख लीजिए। सो 28 जून को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। ही वॉज बोर्न इन 1921, 28 जून। और अब इनकी बर्थ एनिवर्सरी का सेंटेनरी ईयर चल रहा है, 100 साल। ठीक है। एंड ही वॉज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये पहले नॉन हिंदी बेल्ट के प्राइम मिनिस्टर थे। 1991 में बने थे, और साउथ इंडिया से भी पहले प्राइम मिनिस्टर थे। 1991 में बने थे, और काफी चेंजेस इन्होंने करे थे। कुछ आप बोर्ड पे अभी देख सकते हैं वीडियो में। इसके अलावा लुक ईस्ट पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उन्होंने काफी काम किया था। इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है। एंड और मैं बातें बताऊं इनके बारे में आपको, तो ये इससे पहले, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रह चुके थे, और राजीव गांधी गवर्नमेंट में ये डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे। ठीक है। एंड 1971 से 73 तक ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे। ये इनकी पूरा अचीवमेंट है। तो इनको भारत रत्न देने की भी बहुत डिमांड हो रही है, और शायद दिया भी जाना चाहिए। फोटो आप देख सकते हैं यहाँ। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। सेंटेनरी सेलिब्रेशन चल रहा है, इसलिए जरूरी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। उस हिसाब से भी और वैसे भी एज अ प्राइम मिनिस्टर ही इज वन ऑफ द ग्रेट अचीवर्स ऑफ, जिन्होंने पूरा फाउंडेशन, स्पेशली इकोनॉमिक फाउंडेशन रखी थी लिबरलाइजेशन की। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2। सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर कहां बना है? आप न्यूज में बहुत देखा होगा इसके बारे में। दिल्ली इज द आंसर। 10,000 बेड्स हैं यहाँ पे। सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर। और इसका इंस्पेक्शन किया था चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। ठीक है। तो इससे जो दिल्ली फाइट लड़ रहा है कोविड 19 के अगेंस्ट, उसमें काफी बड़ा सपोर्ट मिलेगा। इट्स अ ग्रैंड सेंटर। थर्ड क्वेश्चन। इंडिया नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाता है 29 जून को। एक फैक्ट तो ये याद कर लेना। इसे क्यों सेलिब्रेट करते हैं ये आपको बताना है। वाई डू वी सेलिब्रेट नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे? किसकी बर्थ एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन है? एंड द आंसर इज द ग्रेट पीसी महालनोबिस। ही वाज अ ग्रेट स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो कोलकाता में है, अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन, उन्होंने बनाया था। इसके अलावा कंट्री ग्रोथ में भी इनका काफी रोल रहा था, स्पेशली फॉर एग्जांपल सेकंड 5 ईयर प्लान को महालनोबिस मॉडल भी बोलते हैं। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और पब्लिक सेक्टर कंपनीज को इंकरेज करना, ये इन्हीं का मॉडल था। ठीक है। बाकी कॉलेज वगैरह भी उन्होंने काफी खोले थे। सो ही वाज वन ऑफ द ग्रेट पाइनियर्स। एक बात और, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो होता है, फोटो देख लो पहले पीसी महालनोबिस का। ये रहा फोटो। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे को इसलिए भी मनाते हैं टू रेज द अवेयरनेस अमंग द सिटीजन अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स ऐसे दिखते नहीं है, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। देश में हर स्कीम इन्हीं स्टैटिस्टिक्स के बेस पर बनती है, तो इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो इसको हमको अप्रिशिएट करना चाहिए, और इस प्रोसेस में हेल्प भी करना चाहिए जो भी हमसे स्टैटिस्टिक्स मानने आते हैं। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। इंडिया की लार्जेस्ट न्यूज एजेंसी कौन सी है? एंड द आंसर इज पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। इसका जो बोर्ड है, उसमें न्यूज़पेपर के काफी मालिक और प्रोप्राइटर्स वगैरह इसके बोर्ड के मेंबर्स होते हैं। इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। एक बात और, अभी एक इशू चल रहा है। जो स्टेट ब्रॉडकास्टर है प्रसार भारती, उन्होंने ये थ्रेटन किया है दैट दे माइट कैंसिल देयर सब्सक्रिप्शन ऑफ पीटीआई। क्योंकि प्रसार भारती का कहना है कि पीटीआई ने जो कुछ हिस्से कवर करे थे इंडिया चाइना इशू की रिपोर्टिंग के, उसमें से कुछ पार्ट्स, कुछ रिपोर्ट्स आर हैम्परिंग द नेशनल इंटरेस्ट। तो कुछ कवरेज जो इंडिया चाइना इशू का पीटीआई ने किया था, उससे प्रसार भारती इज डिससेटिस्फाइड। तो उन्होंने थ्रेटन किया है। अब इशू आगे कैसे बढ़ता है वो हम देखते हैं। ठीक है। तो इशू वो था, उससे फैक्चुअल सवाल ये निकल के आता है। बोथ आर इंपॉर्टेंट। कहानी ऐसे आगे बढ़ेगी, बताता रहूंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has approved the use of which drug for COVID-19 पेशेंट? एक ऐसी ड्रग जिसका नाम कुछ दिन पहले भी देख चुके हैं, डेक्सामीथेसोन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो पूरा ग्रुप बना है, जहां पे रिकवरी ट्रायल के नाम से पूरा वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, रिकवरी वैक्सीन ट्रायल जो प्रोग्राम है, उसमें डेक्सामीथेसोन के रिजल्ट काफी अच्छे आए थे। उसे अब भारत सरकार भी अप्रूव कर चुकी है। वहां पे हुई रिसर्च में यह पता चला था, ऑक्सफोर्ड में, रिकवरी ट्रायल नाम है उस रिसर्च का, कि जो वेंटिलेटर में क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, उस उनमें 1/3 को फायदा पहुंच रहा है। 1/3, इट्स अ बिग प्रपोर्शन। ठीक है। और जो ऑक्सीजनेटेड पेशेंट्स क्रिटिकल स्टेज में, उनमें 1/5 लोग को फायदा मिला। दोनों चीजें बहुत बड़ी है।
तो क्रिटिकल पेशेंट के लिए ज्यादा यूजफुल है। ये और अच्छी बात है कि जो वेंटिलेटर वाले पेशेंट्स हैं उनमें से 1/3 को फायदा पहुंचा, और जो हमारे ऑक्सीजनेटेड वाले पेशेंट है उसमें 1/5 को फायदा पहुंचा। ठीक है, अब भारत सरकार अप्रूव कर चुकी है, ध्यान रखिए इसे कोई भी नहीं ले सकता। ऑफिशियल प्रोटोकॉल सरकार इशू करती है, उनके अकॉर्डिंग ही हॉस्पिटल इनको रिकमेंड करते हैं। इट इज नॉट फॉर एवरीबॉडी। ठीक है, पर अब हमारी सरकार ने अप्रूव कर दिया है, प्रोटोकॉल जारी कर दिए गए, हॉस्पिटल तक पहुंच गए होंगे जो भी डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6। कुछ यहां पे वॉरफेयर के इक्विपमेंट्स या गैजेट्स के नाम है, किस देश के आपको बताना है। AK-203 असॉल्ट राइफल्स एंड KA-226T ये है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। ये किस देश को बिलोंग करते हैं आपको बताना है। डिफेंस डील इनमें हम लोग करते हैं, उनको लेते हैं, पर किस देश से लेते हैं आपको बताना है। रशिया इज द आंसर। राजनाथ सिंह जी जो 75th विक्ट्री डे परेड हुई थी ना रशिया में, वहां पे गए थे मॉस्को में। वहां पे दो बातें हुई हैं। एक तो कुछ अर्जेंट डिफेंस रिक्वायरमेंट्स इंडिया के हैं जिनको पूरा करने के लिए रशिया अग्री हो गया। ये राजनाथ सिंह जी को बताया गया हम मीटिंग्स में। एक बात और, ये AK-203 और KA-226T की काफी टाइम से पेंडिंग डील्स थी, इन डील्स पर भी बातें हुई हैं। फाइनलाइज नहीं, पर पेंडिंग डील्स पे बातें आगे बढ़ी। ये दो खबरें थी, और उससे हमारी खबर और सवाल ये बनता है कि कौन से देश की चीजें हैं। रशिया इज द आंसर। दोनों बातें समझ गए ना। तो एक तो खबर जरूरी है, और उसका जो फैक्चुअल पॉइंट है क्वेश्चन वहां से ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। विच कंट्री हैज पास्ड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू प्रोसिक्यूट दोज प्रोटेस्टर्स हु वैंडलाइज पब्लिक मेमोरियल्स। तो पब्लिक मेमोरियल को अगर कोई प्रोटेस्टर नुकसान पहुंचाता है, वैंडलाइज करता है, तो उसे प्रोसिक्यूट या सजा देने के लिए किस देश ने अभी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है। यूएसए इज द आंसर। आप जानते हैं जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ के बाद जो ब्लैक लाइफ मैटर मूवमेंट चल रहा है उसमें काफी वायलेंट प्रोटेस्ट भी हुए हैं और काफी पब्लिक मेमोरियल्स को नुकसान भी पहुंचा है। तो ऐसा आगे ना हो, इसलिए यूएसए ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डोनाल्ड ट्रंप ने यह पास किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। हु इज द चेयरमैन ऑफ इंफोसिस। अब ध्यान रखिएगा दो चीजें होती हैं, चेयरमैन और सीईओ एंड एमडी। अभी मैं चेयरमैन की बात कर रहा हूं। आंसर इज नंदन नीलेकणी। अब देखिएगा, इंफोसिस के चेयरमैन नंदन नीलेकणी जी है, फोटो देख सकते हैं, और इंफोसिस के सीईओ एंड एमडी सलील पारेख जी है, उनका फोटो देख लीजिए। तो सलील पारेख इज द सीईओ एंड एमडी और चेयरमैन नंदन नीलेकणी जी। अंतर ध्यान रखिएगा। खबर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इन्होंने ये बोला है दोनों ने कि इंफोसिस की फाउंडेशन बहुत रेजिलियंट है, तो वो बहुत आराम से पैंडेमिक का इस नेगेटिव फेज को ओवरकम करेगा और बिल्कुल लॉन्ग टर्म में सही बना रहेगा। सलील पारेख जी ने भी बोला है कि शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली कुछ डेंट्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, बट मीडियम और लॉन्ग टर्म में सब कुछ ठीक रहेगा। तो उन्होंने रीअश्योर किया कि कंपनी ठीक जा रही है, श्योरली प्रॉब्लम होने वाली है थोड़ी सी, बट मीडियम और लॉन्ग टर्म में चीजें ठीक रहेंगी। ऐसा बोला है सलील पारेख और नीलेकणी जी ने। पर फैक्चुअल सवाल जरूरी बनता है। क्वेश्चन नंबर 9। अदिति चौहान किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। शी इज अ वेरी फेमस स्पोर्ट्स पर्सन। कौन सी फील्ड से बताइए। फुटबॉल इज द आंसर। गोलकीपर इंडिया की, फोटो देख लीजिए। अदिति चौहान, शी इज द गोलकीपर ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट सब इशू करे जा रहे हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। दो फैक्टर्स होते हैं, रेजिडेंसी का या फिर एजुकेशनल का। पहले एक बात ध्यान रखिएगा, पहले क्या था आप जानते हैं कि जो अभी, अब खैर वहां पे यूटी बन गया और जो आर्टिकल्स वगैरह हटाए गए, उस पूरी कहानी को आप जानते हैं। पर उससे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, 37 मतलब आर्टिकल 370 हटाना, 35 हटाना, वो सब आप कहानी जानते हैं। अब मेन बात ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बिना हम लोग क्या नहीं कर सकते। वी नीड डोमिसाइल सर्टिफिकेट टू बाय अ लैंड, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए और जॉब्स के लिए, तीनों के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। कई ऐसे लोग जो बहुत समय से वहां पे रह रहे थे, उनको भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, जो अब मिलने लगा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गुरखास या फिर वेस्टर्न पाकिस्तान के रेफ्यूजीज, ऐसे कई लोग हैं जिनको अब धीरे धीरे मिल रही हैं ये चीजें। ठीक है, ऐसे बहुत सारी और कैटेगरीज हैं, एक दो और कैटेगरी और थी, वो मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। हाँ, मतलब मेन ये वाले थे। आप एक ध्यान रखिएगा, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो देख लीजिए। कोई भी ऐसी फैमिली है, उसके चिल्ड्रन, पर्सन या उसके चिल्ड्रन जो 15 साल से, 15 ईयर से जम्मू कश्मीर की यूटी में रिजाइड कर रहे हैं, उनको मिल जाएगा। या फिर कोई ऐसा इंसान जो 7 ईयर से वहां पे पढ़ रहा है एंड उसने 10th और 12th के एग्जाम वहां पे दे दिए। ठीक है, ये दो क्राइटेरिया है। जो इंसान
15 साल से रेजाइड कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, वो और उसके बच्चों को मिल सकता है। और एजुकेशनल क्राइटेरिया, या फिर एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या हो सकता है, 7 years ऑफ एजुकेशन एंड 10th और 12th क्लास, मतलब ईदर 10th और 12th क्लास का वहां पे एग्जाम दिया हो, तो ये 2 क्राइटेरिया बनते हैं, रेजिडेंशियल और एजुकेशन। बाकी और पूरा लिस्ट आपको देखनी है, क्या और चीजें प्रोसेस है, वो आप वेबसाइट में आके देख सकते हैं, आर्टिकल में आके देख सकते हैं, पर मेन बात ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इशू भी चल रहा है, मतलब इशूइंग और सर्टिफिकेट वो भी चल रहा है, तो क्वेश्चन मैंने बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो ये था आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।